हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे अलग अलग लोग काम करते हैं और हर इंसान का अपना एक गोल होता है। कोई चाहता है कि उसकी सैलरी बढ़ जाए, कोई चाहता है कि उसका प्रमोशन हो जाए, और हर इंसान के अलग अलग गोल होते हैं। मैनेजमेंट का काम होता है कि इन अलग अलग लोगों को साथ में लाए, इन्हें सुपरवाइज करे, इन्हें मोटिवेट करे और ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी पूरा कराएं। इसी चीज़ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट उस प्रोसेस को कहा जाता है जहाँ पे हम गोल्स को अचीव करें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब इस डेफिनेशन में 3 वर्ड्स को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा: प्रोसेस, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। प्रोसेस के अंदर आते हैं वो प्राइमरी फंक्शंस या फिर वो एक्टिविटीज़ जो कि मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इन सब के बारे में हम अभी चैप्टर में आगे जानेंगे। दूसरा पॉइंट था इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का बेसिकली मतलब होता है अपने काम को टाइम पे कंप्लीट करना, और एफिशिएंटली का मतलब होता है कम से कम कॉस्ट पे और कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने काम को कंप्लीट करना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल मीट हो सके। इन्हीं सारे फंक्शंस को बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है इसमें हम हर चीज़ पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि हमें आगे क्या करना है और कैसे करना है। इसमें 3 बेसिक स्टेप्स आते हैं। पहला, ऑब्जेक्टिव सेट करना, यानी कि हमें क्या करना है उसे डिसाइड करना। दूसरा, हमें जो काम करना है वो हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं, यानी कि क्रिएटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव गोल्स। और तीसरा, हमने जो तरीके ढूंढे हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन चुनना। मैनेजमेंट का नेक्स्ट फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि ये डिटरमाइन करना कि हमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी होगी और क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए रहेंगे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसमें हम डिसाइड करते हैं कौन किस काम को करेगा, कैसे करेगा, कहाँ करेगा और ये सब कुछ। तीसरा फंक्शन होता है स्टाफिंग, यानी कि फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, यानी कि जो काम कोई इंसान सबसे बेस्ट करता है उसे वो काम देना, यानी कि आसान भाषा में हर एक जने को उसकी स्किल्स के हिसाब से जॉब देना। चौथा फंक्शन होता है डायरेक्टिंग, यानी कि एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करना और मोटिवेट करना ताकि जो काम उन्हें दिया हुआ है वो काम वो अच्छे से कर सकें। इसके अंदर आते हैं 4 स्टेप्स। पहला, मोटिवेशन, एम्प्लॉय को आपको मोटिवेट करना होता है। दूसरा, लीडरशिप, यानी कि एम्प्लॉय को आपको इन्फ्लुएंस करना होता है ताकि जो काम उसे दिया हुआ है वो काम वो अच्छे से करे। तीसरा, कम्युनिकेशन, यानी कि एम्प्लॉय को अच्छे से समझाना कि उसका काम क्या है और उसे कैसे करना है। और चौथा है सुपरविजन, यानी कि एम्प्लॉय पे नज़र रखना कि जो काम उसे दिया गया है वो काम वो अच्छे से कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। मैनेजमेंट का 5वां फंक्शन होता है कंट्रोलिंग, यानी कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कैसा परफॉर्म किया, जो एक्सपेक्टेड था उससे बढ़िया परफॉर्म किया या उससे ख़राब परफॉर्म किया। क्या हमने पहले स्टेज में यानी प्लानिंग वाले स्टेज में जो प्लान्स बनाए थे उसे ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छे से अचीव किया या फिर नहीं, और ये सब। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है। किसी का गोल हो सकता है बेटर सेल्स करना, तो किसी का गोल हो सकता है बेटर मोबाइल फ़ोन्स बनाना। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होता है और इन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को फॉर्म किया जाता है। इसीलिए मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, यानी इसका पूरा फोकस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कराना। सेकेंड पॉइंट है मैनेजमेंट परवेसिव होता है, यानी कि ये हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल पे चाहिए रहता है, चाहे वो कोई बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर हो, चाहे आपकी गली का किराना स्टोर। अगला पॉइंट है मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी कि ये कभी ख़त्म नहीं होता। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो बार बार परफॉर्म होते रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। चौथा पॉइंट है मैनेजमेंट इंटेंजिबल होता है, यानी कि मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते लेकिन उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हो। अगला पॉइंट है मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होता है, क्योंकि आप मैनेजमेंट में एक जने को मैनेज नहीं करते, आप मैनेजमेंट में पूरी टीम को, एक पूरे ग्रुप को मैनेज करते हो। इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। छठा और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन होता है,
यानी कि ये हर समय इवॉल्व होता रहता है। सातवां पॉइंट है मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी कि इसमें हमें अलग अलग चीज़ें मैनेज करनी होती है, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब आपके जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करना। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी अलग अलग लोग काम करते हैं और हर एक इंसान का अलग बिहेवियर होता है, तो इसीलिए मैनेजमेंट में अलग अलग तरीके के लोगों से भी डील करना होता है। और तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि जो ओवरऑल प्रोडक्ट या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको भी मैनेज करना होता है। और ये जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस है वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल से इंटरलिंक्ड है, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क होगा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल होगा, तभी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस अच्छे से हो पाएगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। वो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल और तीसरा पर्सनल। तो जो मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 3 होते हैं। पहला सर्वाइवल, हर मैनेजमेंट चाहती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लंबे समय तक सर्वाइव करे। दूसरा प्रॉफिट, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए केवल सर्वाइवल इनफ नहीं होता, उसे प्रॉफिट भी कमाना होता है। इसीलिए मैनेजमेंट ट्राई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन इनफ प्रॉफिट बना ले। और तीसरा है ग्रोथ, तो हर मैनेजमेंट चाहती है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके। अब बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला सोशल ऑब्जेक्टिव है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो कि एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए पहला सोशल ऑब्जेक्टिव है क्रिएटिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। दूसरा, मैनेजमेंट काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, यानी कि वो लोगों को नौकरी देता है। और मैनेजमेंट का तीसरा सोशल ऑब्जेक्टिव है लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, जैसे कि हेल्थ केयर और स्कूल्स। मैनेजमेंट का तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है पर्सनल, यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी देना और अच्छी वर्किंग कंडीशंस देना। अब हमने देख लिया मैनेजमेंट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब समझते हैं मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली और सबसे मेजर इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट अलग अलग लोगों को साथ में लाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। दूसरा, मैनेजमेंट करने से एफिशिएंसी बढ़ती है, यानी कि मैनेजमेंट करने से कॉस्ट कम होती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तीसरा पॉइंट है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट करने से सोसाइटी का भी विकास होता है, क्योंकि इससे गुड क्वालिटीज़ गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में आते हैं, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और इससे ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ होती है। चौथा, मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। तो काफ़ी बार जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ होते हैं वो चेंज नहीं होना चाहते, तो मैनेजमेंट उन्हें हेल्प करता है ताकि वो नए चेंजेस को अडेप्ट कर सके और इसी वजह से एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट कितने लेवल्स का होता है। तो मैनेजमेंट के बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल या फिर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं लोग जो कि एकदम सीनियर होते हैं, जैसे कि CEO, CFO, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट एटसेट्रा। ये लोग जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल गोल है और ऑब्जेक्टिव है उसको डिसाइड करते हैं। साथ ही साथ हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो इन डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने में भी हेल्प करता है। और तीसरा, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए और उसके सर्वाइवल के लिए, क्योंकि यही टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज भी बनाता है। बीच में आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो ये एक लिंक की तरह काम करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट के बीच में। मिडिल मैनेजमेंट का एग्जांपल होता है प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, HR मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एटसेट्रा। इनके मेन फंक्शंस होते हैं, पहला कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने इन्हें पॉलिसीज बना के दी हैं ये उन्हें देखें, समझे और इंटरप्रेट करें। इनका दूसरा काम होता है कि ये मेक श्योर करें कि हर डिपार्टमेंट में जो नेसेसरी पर्सनल है, यानी कि जो लोग रिक्वायर्ड है वो लोग उस डिपार्टमेंट में हो। तीसरा, ये मैनेजमेंट ड्यूटीज असाइन करता है लोगों को कि किसको कौन सा काम करना है, साथ ही साथ दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन भी करता है। लास्ट है ऑपरेशनल मैनेजमेंट।
ऑपरेशनल मैनेजमेंट का एक काम होता है कि जो ऊपर के लेवल के मैनेजमेंट ने जो प्लान्स बनाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन्हें एग्जीक्यूट करना। ये जो मैनेजमेंट होती है वो एक्चुअल वर्कफोर्स से इंटरैक्ट करती है और उनके एफर्ट्स देखती है, उन्हें सुपरवाइज करती है। ये चेक करते हैं कि आउटपुट जो है वो अच्छी क्वालिटी का बन रहा है या फिर नहीं, और जो वेस्टेज है वो मिनिमम हो रही है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट ये भी चेक करती है कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट हो रहे हैं या फिर नहीं। अब कई लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है, कई बोलते हैं कि ये आर्ट है, और कई बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो एग्जैक्टली मैनेजमेंट है क्या, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं, इसे समझने के लिए ये देखते हैं कि साइंस हम कहते कैसे हैं। तो साइंस के 3 फीचर्स होते हैं। सबसे पहला, उसमें एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, यानी कि पहले से कुछ फैक्ट्स, कुछ थ्योरी होती है। दूसरा, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं, यानी कि काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस नोट की जाती है और उसके बाद उन्हें वेरीफाई किया जाता है। और तीसरा, यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी जो साइंस होती है वो हर जगह सेम होती है और यूनिवर्सली वैलिड होती है। अब देखते हैं क्या मैनेजमेंट इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर पाता है या नहीं। तो सबसे पहली कंडीशन, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो मैनेजमेंट में भी साइंस की तरह कुछ थ्योरी होती है, कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो इस फीचर को तो मैनेजमेंट सेटिस्फाई करता है। दूसरा पॉइंट था प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। तो हाँ, मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होते हैं, लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट में हमें लोगों से डील करना होता है तो हर सिचुएशन में लोगों का रिएक्शन अलग अलग आ सकता है, इसीलिए मैनेजमेंट में एग्जैक्ट आउटकम प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैनेजमेंट को कहा जाता है इनएग्जैक्ट साइंस। और तीसरा, यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो ये फीचर मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों का बिहेवियर अलग होता है। इसीलिए जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो दुनिया में हर जगह एप्लीकेबल नहीं होते। तो इसीलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस तो नहीं होता। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट की। तो आर्ट के होते हैं 3 फीचर्स। पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, यानी हर तरीके के आर्ट में कुछ थ्योरी प्रेजेंट होती है। दूसरा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हर आर्ट को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 गिटारिस्ट हैं, वो अलग अलग तरीके से गिटार बजा सकते हैं। और तीसरा, आर्ट जो होता है वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होता है। तो अब देखते हैं मैनेजमेंट क्या फीचर्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। तो हाँ, मैनेजमेंट में भी थियोरेटिकल नॉलेज होती है, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, HR और काफ़ी सारी फील्ड्स होती हैं। इनके अंदर काफ़ी सारी थ्योरी होती है, इसीलिए मैनेजमेंट ये पॉइंट को तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो हाँ, मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। अलग अलग मैनेजर्स के मैनेजमेंट करने का स्टाइल अलग अलग होता है। और तीसरा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो मैनेजमेंट इस फीचर को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हाँ, मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है और मैनेजमेंट करते करते लोग अपनी अलग अलग थ्योरीज बनाते हैं और अलग अलग प्रिंसिपल्स बनाते हैं। तो इसीलिए हाँ, इसमें क्रिएटिविटी भी होती है। तो जैसा कि मैनेजमेंट तीनों फीचर्स को सेटिस्फाई कर रहा है, हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट होती है। अब देखते हैं क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन होती है। तो प्रोफेशन के टोटल 5 फीचर्स है। पहला, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो हाँ, मैनेजमेंट में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। तो मैनेजमेंट इस फीचर को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी कि किसी भी प्रोफेशन में एंट्री हर जने के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, CA एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, इन सब के लिए एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, CA एक प्रोफेशन है, कोई भी इंसान अपने आप को ये नहीं कह सकता मैं CA हूँ। जो इंसान CA के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करता है केवल वही कह सकता है कि वो CA है। बट मैनेजमेंट में कोई भी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती, कोई भी इंसान मैनेजमेंट सीख सकता है और मैनेजर बन सकता है। इसीलिए प्रोफेशन का ये पॉइंट मैनेजमेंट सेटिस्फाई नहीं करती। तीसरा, प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो हर प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। फॉर एग्जांपल,
लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब इसे कंपेयर करें मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट में भी प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है जिसका नाम है AIMA, बट इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, तो इसीलिए मैनेजमेंट इस फीचर को अच्छे से सेटिस्फाई नहीं करता। चौथा, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। हर प्रोफेशन में एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल्स, डॉक्टर्स का कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि वो हर इंसान का अच्छे से इलाज करेंगे। उसी तरह AIMA ने भी एक कोड ऑफ कंडक्ट निकाला है मैनेजर्स के फॉलो करने के लिए, बट उसे फॉलो करने की कोई कंपल्शन नहीं है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट इस फंक्शन को फॉलो करता है। और लास्ट है सर्विस मोटिव। प्रोफेशंस का एम होता है कि वो लोगों को अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे, लेकिन मैनेजमेंट का एम होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को मीट करे। तो इसीलिए मैनेजमेंट ये फीचर भी अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर रहा। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन होता है। अब आता है चैप्टर का लास्ट पार्ट, कोऑर्डिनेशन। तो एक मैनेजर कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को एक साथ मैनेज करता है और उन्हें एक साथ चलाता है, इसी चीज़ को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और अलग अलग लोग होते हैं, और ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं। यही मेन रीज़न होता है कोऑर्डिनेशन करने का, ताकि इन सारे इंडिपेंडेंट यूनिट्स को एक साथ लाया जा सके। कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है अलग अलग इंडिविजुअल्स और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को कंबाइन करने में। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन जो होता है वो मैनेजमेंट का एक फंक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेशन पूरे मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है जो कि हर फंक्शन में पहले से ही प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की। इसमें काफ़ी बेसिक पॉइंट्स हैं। तो कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये ग्रुप एफर्ट्स को कंबाइन करता है, ये परवेसिव होता है, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल पे चाहिए रहता है, ये हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन इंटेंशनली किया जाता है। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अपने आप हो जाती है, इसे जानबूझकर डेलिब्रेटली किया जाता है। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन इतना इम्पोर्टेंट है क्यों। तो पहला पॉइंट, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है वैसे वैसे उनमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी बढ़ते हैं। तो ये इंश्योर करने के लिए कि हर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ काम कर रहा है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है। दूसरा पॉइंट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग टीम ने बोला कि कस्टमर्स को 10% डिस्काउंट दे दो, बट उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंस टीम बोल रही है कि 10% डिस्काउंट देने से ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी लॉस हो जाएगा। तो ऐसे कन्फ्लिक्ट ना हो, इसीलिए ज़रूरी होता है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट की एक्टिविटी दूसरे डिपार्टमेंट की एक्टिविटी से लिंक्ड होती है। तीसरा, स्पेशलाइजेशन। हर डिपार्टमेंट एक चीज़ में स्पेशलाइज्ड होता है, और ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट होते हैं। तो इन स्पेशलिस्ट का अच्छे से यूज़ करने के लिए, ताकि ये एक साथ मिलकर काम करें, इस वजह से कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है, ताकि इन स्पेशलिस्ट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आपको वीडियो कैसी लगी हो वो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। हमारे इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोअर्स होने से केवल 9,999 फॉलोअर्स दूर हैं, और वहाँ तुम अपने डाउट्स और क्वेरीज भी पूछ सकते हो। और हाँ, अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय।